Good morning, students. So today we are going to start with new book that is Democratic Politics Second of 10th class, and that is also known as Civics. And chapter number 1, that is Power Sharing, and this is the first part. Okay, तो ये पहला पार्ट है चैप्टर नंबर फर्स्ट का, पावर शेयरिंग सिविक्स का 10th क्लास. ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पावर शेयरिंग सिविक्स का, फर्स्ट ही चैप्टर है. तो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, वी ऑल नो वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हम सब जानते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं. एंड जो कंट्री डेमोक्रेटिक होती है ना बच्चों, उनकी कुछ अपनी वैल्यूज होती हैं. उनकी क्या होती है? अपनी वैल्यूज होती है. वैल्यू समझते हो ना? प्रिंसिपल्स, जिस पर वो इसे पिलर्स बोल सकते हैं. ऑन दीज पिलर्स एनी गवर्नमेंट सिस्टम स्टैंड. वो अपने आप को मजबूत बनाती है, उस पर खड़ी रहती है. अगर ये पिलर्स, ये वैल्यूज, ये प्रिंसिपल, अगर कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम हो, जो भी हर गवर्नमेंट सिस्टम की अपनी वैल्यूज होती हैं, उनकी वैल्यूज अगर डिसमेंटल की गई तो फिर वो गवर्नमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसमेंटल हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी. वो गवर्नमेंट सिस्टम सक्सेसफुली रन नहीं हो सकती. तो वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम. वी will only make discussion on the democratic country because we are living in a democratic country and हमें तो केवल अपने देश से मतलब है. गॉट? सो वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और जो कंट्री डेमोक्रेटिक होती है उनकी अपनी कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती है. जैसे सोवरिन, सोवरिनिटी जानते हो ना, कि नो वन कैन रूल ऑन अस विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑन अस, कंसेंट बाई अस. बिना हमसे कंसेंट किए, बिना हमारे पूछे कोई भी आउटसाइडर हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता. इसे ही हम सोवरिनिटी कहते हैं. ऐसे एक कंट्री को हम सोवरिन कंट्री बोलते हैं. सेक्युलरिज्म, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में सेकंड क्या है? सेक्युलरिज्म, कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सारे धर्म बराबर है. सोशलिज्म, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? कि देयर इज इक्वलिटी अमंग ऑल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी. देयर इज नो पुअर, देयर इज नो रिच. इफ देयर इज अ रिच, सो we are requesting to rich peoples to distribute their some amount of asset in the poor peoples. Got it? And in the constitution there is clearly mentioned that कि India adopting socialism. democracy obvious सी बात है. democracy means what? कि जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ इक्वलिटी हो, जहाँ लिबर्टी हो. रिपब्लिक, हमारी कंट्री क्या है? रिपब्लिक भी है. रिपब्लिक मीन्स व्हाट? कि जो हाईएस्ट पोस्ट होता है ना कंट्री का, वो हायरार्की नहीं होती उसके कोई हेरिडेटरी सिस्टम नहीं चला आ रहा होता. हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द कंट्री का इलेक्शन होता है. जैसे हमारी कंट्री क्या है? रिपब्लिक है. कैसे? क्योंकि हमारी कंट्री का जो हेड हो कौन है? प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट का यहाँ पर इलेक्शन होता है. इसका मतलब कि हमारी कंट्री क्या है? ओवरऑल रिपब्लिक है. यहाँ पे इक्वलिटी है, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लिबर्टी है. जस्ट ये डेमोक्रेसी क्या है? वैल्यूज है. बस में आ रही है. इसी तरीके से पावर शेयरिंग भी जो है ना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, पावर शेयरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का ही ना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू कौन सी है? पावर शेयरिंग. गॉट इट? एंड डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट सिस्टम है, आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में डिफाइन किया हुआ है आपको कि डेमोक्रेसी वाई इट इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बस में यानी मैंने आपको बहुत सारे अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया, जैसे कि मोनार्की सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम, डिक्टेटरशिप एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द 9th क्लास. आपने पढ़ रखा ऑलरेडी. तो पावर शेयरिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है डेमोक्रेसी का. हर डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग
कंपल्सरी है, मस्ट है। बात आ रही समझ में? तो पावर शेयरिंग क्यों मस्ट है भाई? तो पावर शेयरिंग हेल्प करता है किस में? प्रोवाइड करने में। क्या? इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। अब बताओ ना, पावर शेयर नहीं करोगे तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी? इससे तो अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो क्या होगा? सारी रिसोर्सेज किसी वन हैंड में एक्यूमुलेट हो जाएंगी और वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो आप बताओ अपनी नीड कैसे फुलफिल करोगे? तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। तो डेमोक्रेसी में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है ना, वो कैसे पॉसिबल है? पावर शेयरिंग से। मेंटेन पीस। सोचो ना, हमारी कंट्री कितनी डाइवर्स है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, पारसी, बौद्ध, जैन, वेरियस रिलीजन्स आर लिविंग टुगेदर इन द कंट्री। only not religion, there is various types of caste also exist in the country। उन सबको एक साथ बड़ी हार्मोनी के साथ हमारी कंट्री में रहते हैं हम। और इनके बीच में पीस और हार्मोनी कैसे एस्टेब्लिश हो सकता है? पावर शेयर करने से। भाई हर किसी का रीजन, जब इतनी सारी रीजन्स हैं तो हर रीजन्स के अपने रिचुअल्स अलग होते हैं, कस्टम्स अलग होते हैं। तो उनके ऊपर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, कल्चर को, कास्ट को इम्पोज नहीं किया जा सकता। दे आर फ्री टू फॉलो देयर रिचुअल्स एंड कस्टम्स। बात समझ आ रही है? इससे क्या हुआ? पीस मेंटेन हुआ। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारी कंट्री में देखो कितनी पीस है। सिक्योर जस्टिस। जस्टिस को सिक्योर किया जाता है। ऑब्वियसली पावर शेयर करोगे तभी तो जस्टिस होगा। किसी एक वन हैंड में सारी रिसोर्सेज एक्यूमुलेट नहीं होंगी, बल्कि सबको, जिसको सबके पास जाएंगे रिसोर्सेज, सबको ही अपना पर्सनालिटी ग्रोथ करेगा। राइट्स को सिक्योर किया जाता है, लिबर्टी प्रोवाइड की जाती है। पास में आ रही है? तो पावर शेयरिंग की इतनी तो इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन आसान है कि वाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। तो पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके लिए। बात समझ में आ रही है? पता है, बट लेकिन इन एब्सेंस ऑफ पावर शेयरिंग, लेकिन किसी कंट्री में अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो पता है वहाँ पे क्या एस्टेब्लिश हो सकता है? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है? ऑल द पावर्स आर एक्सरसाइज बाई अ सिंगल पर्सन। बताओ ना, जिस कंट्री में एक ही गवर्नमेंट हो, एक ही डिसीजन लेने वाला हो, तो वो कंट्री में कभी किसी सिटीजन के राइट्स दिए जा सकते हैं? उन्हें कभी लिबर्टी दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। ऑल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो मैंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज यहाँ पर बताए हैं, ये सारी वैल्यूज़ टेकन अवे कर ली जाती हैं डिक्टेटर के थ्रू। कम्युनल राइट्स शुरू हो जाते हैं अधिवेशन में। तो पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं रहेगा तो भी मैंने आपको बता दिया, अगर होगा तो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि पावर शेयरिंग एब्सेंस होगा तो क्या होगा, पावर शेयरिंग होगा तो क्या होगा। गॉट इट? तो इट मीन्स, इसका मतलब पावर शेयरिंग इज मस्ट फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ओवरऑल हम पावर शेयरिंग को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करोगे आप लोग कि व्हाट इज पावर शेयरिंग? तो पावर शेयरिंग क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? पावर का। किसके बीच में? अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हमारी सोसाइटी में कितने सारे ग्रुप्स हैं, देख ही रहे हो आप। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं। उसके बाद से उनके अलग अलग अदर ग्रुप्स भी हैं, जैसे कि ब्राह्मणों का अलग ग्रुप है, क्षत्रिय का अलग ग्रुप है, शिया का अलग ग्रुप है, सुन्नी का अलग ग्रुप है। बहुत सारी ग्रुप्स हैं। तो इन सब के बीच में पावर शेयर किया गया है। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट समझते हो ना आप? जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। इनके बीच में पावर को क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेवल्स ऑफ द लेवल्स एंड लेयर्स, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि सेंटर, स्टेट एंड पंचायती राज सिस्टम, सबको पावर दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टी, जानते हो ना कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको पावर दिया गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमॉन्ग दीज ऑल ग्रुप्स कॉल्ड पावर शेयरिंग। गॉट इट? अब हम पावर शेयरिंग के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत ही और डीप में अंडरस्टैंड करने के लिए हम 2 केस स्टडी पढ़ेंगे बस में, ताकि हम और अच्छे से समझ सकें एक्चुअली में पावर शेयरिंग की हमें नीड क्यों है, हमने क्यों डेमोक्रेसी में पावर शेयर को अडॉप्ट किया है। तो उसका रिजल्ट भी, उसका आंसर भी आपको ये 2 केस स्टडी पढ़ने के बारे में बाद पता चल जाएगा। कौन कौन सी के 2 केस स्टडी है? एक हम पढ़ेंगे बेल्जियम का, दूसरा हम पढ़ेंगे श्रीलंका का। ओके, तो चलिए सबसे पहले केस बताने से पहले मैं आपको बता दूं बेल्जियम के कहाँ है और श्रीलंका कहाँ है। तो बेल्जियम क्या है भाई? तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का। यूरोप कॉन्टिनेंट समझते हो ना, 7 कॉन्टिनेंट्स हमारी वर्ल्ड में।
और उसमें से एक कॉन्टिनेंट यूरोप भी है, तो उस यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है और इतना छोटा है कि हमारे हरियाणा इतना बराबर है, ये हरियाणा से भी छोटा है। और इसकी बाउंड्री किसी किसी से शेयर होती है भाई, फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से, लग्जमबर्ग से। तो ये 4 कंट्रीज हैं जिससे इसकी बाउंड्री, किसकी बाउंड्री, बेल्जियम की बाउंड्री शेयर होती है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 1 करोड़ है, 1 करोड़ से भी कम लोग हैं। एथनिक सोसाइटी है। एथनिक सोसाइटी का मतलब क्या होता है भाई, एथनिक ग्रुप मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सोसाइटी की ग्रुप जिसके पास शेयर्ड कल्चर हो, यानी एक ही टाइप के कल्चर हों, एक ही टाइप के बिलीफ और डिसेंट हों, ऐसे लोग ना एक साथ रहते हैं। जैसे कि सपोज कि हिंदू में ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों की एक अलग कैटेगरी हो गई, वो एक ही एरिया में रहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एथनिक ग्रुप। बात समझ में आ रही है ना। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट, वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही रिलीजन के हों, बस उनका कल्चर सेम होना चाहिए, उनके कस्टम सेम होने चाहिए, उनके इंटरेस्ट सेम होने चाहिए। बस में उसे हम क्या कहेंगे, एथनिक सोसाइटी, यानी कि सेम बिलोंगिंग्स होती हैं इनकी। पता है जितनी भी बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन की ना 59% पीपल जो है ना वो कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। एक रीजन है, एक एरिया है फ्लेमिश एरिया, और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच। यानी कि पूरे बेल्जियम में 59% पॉपुलेशन जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और क्या लैंग्वेज बोलती है, डच। और 40% जो है वो कहाँ रहती है, वेलोनिया रीजन में। कौन से रीजन में, वेलोनिया। और ये क्या बोलते हैं, फ्रेंच। बात समझ में आ रही है। यानी कि जो पूरे बेल्जियम की जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वो किसकी है, डच लोगों की है। सेकंड पोजीशन किसकी है, फ्रेंच लोगों की है। और लास्ट पोजीशन किसकी है, 1%। क्या बोलते हैं वो लोग, जर्मन बोलते हैं। बस यानी कि जर्मनी वाले लोग हैं, जर्मन बोलते हैं, यहाँ पे सिटीजन है। इसकी कैपिटल कहाँ पर है भाई, इसकी कैपिटल कहाँ पर है, ब्रसल्स में। और पता है पूरे कंट्री की कंडीशन अलग है, पूरे कंट्री में किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, डच लोगों की 59%। वहीं हम ब्रसल्स में आते हैं तो देखते हैं 80% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच बोलती है और ओनली 20% पॉपुलेशन डच बोलती है। यानी कि ब्रसल्स में सीधा अपोजिट है, यहाँ पर डच लोग ज़्यादा हैं तो ब्रसल्स में डच लोग कम है और फ्रेंच लोग ज़्यादा है। बस समझ में। तो ये तो पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया बेल्जियम का, उसे सोसाइटी के बारे में ओवरऑल बताया। और वैसे ही मैं नेपाल के बारे में बता देता हूँ, तो श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है। आपको पता है कि इंडिया का बहुत ही साउदर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता है। और किससे इसकी किसके नियर है, तमिलनाडु के नियर है। इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़ है, अराउंड हरियाणा की ही सेम है। इसकी जो सोसाइटी है ये भी डाइवर्स सोसाइटी है। कैसे डाइवर्स सोसाइटी है भाई, तो जानते हो इसकी टोटल पॉपुलेशन की 74% कौन से लोग हैं, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। 18% जो हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले लोग हैं। ये जो तमिल है ना श्रीलंका में 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स के हैं, एक है नेटिव तमिल्स। नेटिव तमिल्स मतलब क्या, जो ओरिजिनल हैबिटेंट है श्रीलंका की और तमिल्स बोलते हैं। और एक है इंडियन तमिल्स। पता है इंडियन तमिल्स कौन थे, ये जो ना ये प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में ना ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियंस को, तमिलनाडु से लोगों को वहाँ पर ले गए थे प्लांटेशन वर्कर्स के फॉर्म में। और वो प्लांटेशन वर्कर्स ना बाद में वहीं सेटल्ड हो गए और उन्हीं सेटल्ड लोगों को, तमिल्स को क्या कहा जाता है, इंडियन तमिल्स। और जो ओरिजिनल वहाँ के हैबिटेंट्स थे उन्हें नेटिव तमिल्स कहा जाता है। पता है सिन्हाला जो लैंग्वेज बोलते हैं ना 74% जिनकी मेजोरिटी है श्रीलंका में, वो कौन से रीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट। और जो तमिल्स हैं वो या तो हिंदू हैं या तो मुस्लिम हैं। और जो 7% पॉपुलेशन है, 7 to 8%, वो कौन है, क्रिश्चियंस है। तो ये श्रीलंका की सोशल स्ट्रक्चर हुआ, ये बेल्जियम का सोशल स्ट्रक्चर हुआ। हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये जो सोशल स्ट्रक्चर था इसका पावर शेयरिंग से क्या रिलेशन है, बता रही समझ में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पावर शेयरिंग बेल्जियम और श्रीलंका में क्या इम्पोर्टेंस है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए उसका वेट करते हैं एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।